नमस्कार दोस्तों, प्रज्ञानम क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं मौलिक अधिकार का पार्ट थर्ड, जिसमें हम बात करेंगे अनुच्छेद 32 के बारे में और अनुच्छेद 33, 34, 35 को, इन सब को हम करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं स्वैधानिक उपचारों का अधिकार, जो हमारा छठा मौलिक अधिकार है और जो कि स्वैधानिक उपचारों का अधिकार है। अनुच्छेद 32 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी इसके बारे में कहा है कि यह सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। यह एक ऐसा अनुच्छेद है जिसके बिना संविधान अर्थविहीन है। यह संविधान की आत्मा है, यह संविधान का हृदय है और इसे संविधान संशोधन के तहत भी नहीं बदला जाता। तो हम इसमें 5 प्रकार की रीट पढ़ेंगे और ये हमारा अनुच्छेद 32 के तहत। तो यदि हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो हम कहाँ जा सकते हैं? डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय। और अनुच्छेद 226 है, इसके तहत हम हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय जा सकते हैं यदि हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है। तो इसमें देखिए, दोनों में हम दोनों के ही तहत अनुच्छेद 32 और 26, 226 दोनों के तहत ही हम क्या कहाँ मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो हम सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय जा सकते हैं। लेकिन फिर भी इन दोनों में कुछ भिन्नताएं हैं आपस में, जिनको हम देखते हैं। और मुख्य तौर पे ये 3 प्रकार की भिन्नता इनमें देखने को मिलती है। जो सर्वोच्च न्यायालय है वो केवल मौलिक अधिकार से संबंधित जो क्रियान्वयन को लेकर ही रिट जारी कर सकता है, जबकि अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय है वो अन्य उद्देश्य पे भी रिट जारी कर सकता है। एक तो मेन डिफरेंस ये है, ये केवल मौलिक अधिकार पे और ये अन्य उद्देश्य पे भी। दूसरा जो डिफरेंस है इनमें कि यह एक व्यक्ति या सरकार के विरुद्ध जारी किया जाता है और जो हमारा उच्च न्यायालय है वो सिर्फ राज्य के व्यक्ति या फिर अपने क्षेत्र के विरुद्ध जारी कर सकता है। देखिए, ये जो उच्च न्यायालय है इसमें राज्य का ही व्यक्ति होना चाहिए या फिर अपने राज्य को, यदि मामला किसी दूसरे राज्य से संबंधित है तो अपने क्षेत्र से बाहर रिट जारी कर सकता है, अन्यथा नहीं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हरियाणा को कोई मुद्दा है और वो राजस्थान से भी रिलेटेड है तो उसके खिलाफ भी जारी की जा सकती है, अन्यथा नहीं। तीसरा जो डिफरेंस है इनमें, अनुच्छेद 32 अपने आप में मूल अधिकार है, इसलिए इसे नकारा नहीं जा सकता। क्योंकि देखिए, अनुच्छेद 32 में क्या है? स्वैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये अपने आप में मूल अधिकार है। उच्चतम न्यायालय अपने रिट न्याय क्षेत्र को नकार नहीं सकता, लेकिन जो उच्च न्यायालय है वो क्या कर सकता है? नकार सकता है। और सर्वोच्च न्यायालय है वो नकार नहीं सकता। तो ये 3 जो मेन डिफरेंस है इनके, वो हमने देखे हैं। और यदि बात करें कि भाई जो हमारा इससे पहले है 1950 से पहले केवल कलकत्ता, बम्बई, मद्रास हाई कोर्ट को ही रिट जारी करने की शक्ति थी, लेकिन अब किसको है? अब तो सभी को है। सभी जो उच्च न्यायालय है वो रिट जारी कर सकते हैं, लेकिन 1950 से पहले नहीं था। अब हम 5 प्रकार की रिट देखते हैं कि हमारे 5 प्रकार की रिट है वो कौन सी है। सबसे पहले हम बात करते हैं बंधी प्रत्यक्षीकरण के बारे में, जिसको हैबियस कॉर्पस भी बोला जाता है। इसका मतलब होता है सशरीर प्रस्तुत करना। देखिए, ये कब जारी की जाती है? जब किसी व्यक्ति को अवैध रूप से हिरासत में लिया गया है। ठीक है, हिरासत में लिए गए व्यक्ति का मामला क्या है? व्यक्ति का मामला अवैध है, मतलब अवैध रूप से किसी को हिरासत में लिया गया है, ये उस समय जारी की जाती है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए है। और गिरफ्तारी के अंदर 24 घंटे के अंदर अंदर क्या किया जाता है? उस व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया जाता है। तथा जब यदि मामला अवैध हो, किसी को अवैध रूप से हिरासत में लिया गया है, तो ऐसे व्यक्ति को स्वतंत्र किया जा सकता है। और यह किसी व्यक्ति को जबरन हिरासत में रखने के विरुद्ध है, कि किसी भी व्यक्ति को जबरन हिरासत में नहीं रखा जा सकता। बंधी प्रत्यक्षीकरण मतलब सशरीर उसको प्रस्तुत करो। अब इसके एक्सेप्शन क्या है? कानून सम्मत हिरासत हो तो ये रिट जारी नहीं हो सकती। न्यायालय या विधानमंडल की अवमानना किसी व्यक्ति ने की है और फिर वो कहेगा कि भाई मेरे पास तो अधिकार है बंदी प्रत्यक्षीकरण, तो फिर नहीं लगा सकते। कानून सम्मत हिरासत हो या न्यायालय विधानमंडल की अवमानना की हो तो फिर ये रिट नहीं जारी कर सकते। और मेन आता है कि भाई ये रिट किसके लिए जारी की जाती है? हिरासत में लिए गए व्यक्ति का मामला अवैध है तो उसे स्वतंत्र किया जा सकता है। तो ये बंधी प्रत्यक्षीकरण हमने जो फर्स्ट रिट है हमारी देखी है। आगे दूसरी रीट देखते हैं, परमादेश। परमादेश का मतलब क्या होता है? मैंडामस भी बोलते हैं इसको।
वी कमांड या हम आज्ञा देते हैं। यह रिट कब जारी की जाते हैं? देख, पहले तो हमें ये देखना है कि एक सार्वजनिक अधिकारियों को जारी किया जाता है। परमादेश हम आज्ञा देते हैं न्यायालय द्वारा सार्वजनिक अधिकारियों को जारी किया जाता है ताकि वो उनसे उनके कार्यों को नकारने के संबंध में पूछा जा सके। इसमें बात की जाती है कि भाई यदि सार्वजनिक रूप से अधिकारी कोई सही काम नहीं कर रहा है तो उससे जो उसके काम के बारे में पूछा जाता है। और यह जो रिट है इसमें एक्सेप्शन केस है किस किस के विरुद्ध जो नहीं लाई जा सकती। निजी कंपनी है तो नहीं लेके आ सकते, गैर संवैधानिक विभाग या संस्था है उसके विरुद्ध भी नहीं लाई जा सकती है रिट, उसको भी परमादेश नहीं दिया जा सकता। राष्ट्रपति या राज्यपाल या फिर हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उसके जो मुख्य न्यायाधीश हैं उसको भी यह जारी नहीं की जा सकती। तो ये हमारे कुछ एक्सेप्शन केस है। मेन किसको ध्यान रखना है, इसमें हमें सार्वजनिक अधिकारियों को जारी की जाती है। क्वेश्चन आए कि भी परमादेश किसको जारी की जाती है, तो सार्वजनिक अधिकारियों को। इसका इंग्लिश में भी हमें नाम याद, मैंडामस हम आज्ञा देते हैं, वी कमांड। तो ये है हमारा सार्वजनिक अधिकारियों से संबंधित रिट। जो दूसरी रिट हम देख चुके हैं, तीसरी देखते हैं प्रतिषेध या प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन या प्रतिषेध का मतलब क्या होता है? रोकना। रोकता कौन है? उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को अपने न्याय क्षेत्र उच्च न्यायिक कार्यों को करने से रोक दिए जाता है। इसमें जो ऊपर वाला न्यायालय है अपने से नीचे वाले न्यायालय को क्या बोलता है कि आप काम को रोक दीजिए। यह न्यायिक और अर्ध न्यायिक के विरुद्ध ही जारी की जाती है। जो भी न्यायिक या अर्ध न्यायिक संस्था है उसके विरुद्ध जारी की जाती है। तो इसमें आपको याद रखना है कि रोकने से संबंधित कौन सा है? प्रतिषेध या प्रोहिबिशन उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को जारी की जाती है और ये न्यायालय से ही संबंधित है। ठीक है, तो ये हमें जो हमारी ये दो रिट आती हैं प्रतिषेध और उत्प्रेषण, ये न्यायालयों से ही संबंधित होती हैं। आगे हम हमारी 4th नंबर की जो रिट है उसको देखते हैं, उत्प्रेषण। उत्प्रेषण का मतलब क्या होता है? प्रमाणित होना या सूचित करना। ठीक है, इसमें उच्च न्यायालय द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालयों को लंबित मामलों के स्थानांतरण को सीधे जारी किया जाता है। मान लीजिए उनमें कोई मामले स्थानांतरित हैं, उनके जो कोई मामले हैं जो लंबित हैं उनको क्या करते हैं कि भाई हमारे पास ट्रांसफ़र करो आप इन मामलों को। और यह सिर्फ न्यायिक और अर्ध न्यायिक जो अधिकरण है उनके खिलाफ ही, प्राधिकरणों के खिलाफ ही जारी की जाते हैं। इसमें जैसे कि मान लीजिए कि उच्च न्यायालय है उसने कोई, या फिर अधीनस्थ न्यायालय है उसने कोई डिसीजन दे दिया, तो फैसला देने के बाद यह देखता है कि ये फैसला जो इसने दिया है, इस न्यायालय ने, ये इसके अधिकार क्षेत्र में आता है या नहीं, अनुचित न्याय हुआ है या नहीं इसके फैसले से, और यह फैसला किया गया है ये प्राकृतिक रूप से सही है या फिर अप्राकृतिक। तो ये सारी चीज़ देखने के बाद ही ये किसी लंबित मामले को अपने पास बुलाते हैं। तो उत्प्रेषण को आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, ऊपर भेजो, हमारे पास भेजो, ये आपके क्षेत्राधिकार में नहीं है, आपने इसमें सही न्याय नहीं किया। लंबित मामलों को स्थानांतरण को जारी किया जाता है इसमें। उसके बाद नेक्स्ट हमारी रिट आती है जो लास्ट है, अधिकार प्रच्छा। अधिकार प्रच्छा क्यों वारंटो? प्राधिकृत या किस अधिकार से? इसमें न्यायालय द्वारा कर्मचारी के पद की संवैधानिक जांच की जाती है। इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि अधिकार प्रच्छा, कि आप इस पद पे काम कर रहे हैं किस अधिकार से करें। मान लीजिए वो इस पोस्ट के लायक नहीं है और फिर वो उस पे काम कर रहा है, तो किस अधिकार से कर्मचारी से ये पूछा जा सकता है। और एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं कि मान लीजिए कोई कर्मचारी है, उसकी आयु है 58 वर्ष तक उसको काम करना है और उसकी आयु 58 वर्ष की हो चुकी है, उसके बाद भी वो उस पद पे काम कर रहा है, तो उससे पूछा जा सकता है कि भाई आप किस अधिकार से, या फिर उनके डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी है या कई ऐसे कारण हो सकते हैं, तो उससे पूछा जा सकता है कि भाई आप किस अधिकार से इस पद पे काम कर रहे हैं। तो यह तब जारी की जाती है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि हमने जो 5 प्रकार की रिट पढ़ी हैं, कौन सी 5 प्रकार की रिट पढ़ी है हमने। बंधी प्रत्यक्षीकरण, जिसमें कि कोई भी अवैध रूप से किसी व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है तो फिर उसको छोड़ा जाएगा। परमादेश, सार्वजनिक अधिकारियों को परमादेश दिया जाता है कि आप अपने कार्यों को सही ढंग से करें। प्रतिषेध, रोका जाता है, ऊपर वाला न्यायालय अपने से नीचे वाले न्यायालय को क्या करता है, रोकने के लिए जारी करता है। उत्प्रेषण, लंबित मामलों को स्थानांतरित करने के लिए बोलता है।
जो उच्च न्यायालय है अधीनस्थ न्यायालयों को, और अधिकार परीक्षा में पूछा जाता है कि भाई आप किस अधिकार से इस पद पर काम कर रहे हैं। तो ये हमारे 5 प्रकार की रिट थी। अब हमारे यहाँ पे मौलिक अधिकार होते हैं कंप्लीट, लेकिन उसी से ही रिलेटेड जो 6 अधिकार हमारे हैं वो कंप्लीट होते हैं, लेकिन उसमें हमारा अनुच्छेद जो 12 से 35 है उसमें हम ये भी देखेंगे कि अनुच्छेद 33 है वो क्या कहता है। 6 मौलिक अधिकार तो हो गए, 34 है वो, क्योंकि ये सारे अनुच्छेद हैं वो भी हमारे मौलिक अधिकारों के अंदर ही शामिल माने जाते हैं। तो अनुच्छेद 33 है वो क्या कहता है कि सशस्त्र बल एवं मूल अधिकार, क्या कहता है कि सशस्त्र बल, अनुच्छेद 33 संसद को यह अधिकार देता है कि वह सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस बलों, खुफिया एजेंसियों के मूल अधिकारों पे प्रतिबंध लगा सके। देखिए जैसे हमारे फौजी हैं बॉर्डर पे क्या करते हैं, वो देश की रक्षा करते हैं, और यदि उनको ऐसे कुछ डिसीजन उसमें अनुशासन बनाए रखने के लिए या फिर कोई भी उनको इस तरीके से देश की रक्षा का दायित्व उनको दिया गया है, तो यदि उनके मौलिक अधिकारों में कोई कमी की जा सकती है तो की जा सकती है, क्योंकि ये हमारे अनुच्छेद में स्पष्ट लिखा है कि सशस्त्र बलों को उनमें अनुशासन बनाए रखने के लिए उसके मौलिक अधिकारों में कमी की जा सकती है। जैसे वो कहें, फौजी कहें, उनको कोई भी आदेश दिया जाता है कि आपको अब बॉर्डर पे किसी दूसरे देश ने हमारे ऊपर जो उल्लंघन किया है भाई, युद्ध हुआ है या कुछ भी हुआ है, तो वो तो बोल देंगे कि भाई ये हमारा मौलिक अधिकार है। तो इस तरीके से नहीं बोल सकते, क्यों? क्योंकि उनके मौलिक अधिकारों में कमी की जा सकती है उनमें अनुशासन बनाए रखने के लिए। तो ये सशस्त्र बल से संबंधित है अनुच्छेद 33। उसके बाद आता है अनुच्छेद 34। अनुच्छेद 34 है वो मार्शल लॉ से संबंधित है। अनुच्छेद 34 के तहत देश में कहीं पे भी मार्शल लॉ लगा हुआ है तब मूल अधिकारों पर तब प्रतिबंध लगा सकते हैं जब कहीं पे मार्शल लॉ लागू हो। जैसे मार्शल लॉ कब लगता है, जब देश में ऐसा साधारण परिस्थितियां होती हैं, वही कोई ऐसा एरिया है जहां पे युद्ध या अशांति हो रही है या फिर दंगे हो रहे हैं या फिर कानून का उल्लंघन हो रहा है, तो वहां पे मार्शल लॉ लागू किया जा सकता है ताकि समाज में व्यवस्था बनाई जा सके। तो ऐसे एरिया हैं जहाँ पे मार्शल लॉ लागू है, तो वहाँ पे जो लोगों के मूल अधिकार है उस पे प्रतिबंध लगाया जा सकता है। किसके लिए? ताकि व्यवस्था है समाज में वो बनी रह सके। इसलिए मार्शल लॉ ऐसे नहीं है कि शांत एरिया है ऐसे ही मार्शल लॉ ऐसे ही नहीं लगाया जाता, ठीक है। असाधारण परिस्थितियों में ही मार्शल लॉ लागू होता है। तो मार्शल लॉ से संबंधित अनुच्छेद 34 है। उसके बाद अनुच्छेद 35। अनुच्छेद 35 कहता है कि केवल संसद को विशेष मूल अधिकार को प्रभावी बनाने के लिए या लागू करने की शक्ति प्रदान है। इसमें राज्य विधानमंडल इसमें कानून नहीं बना सकते। देखिए केवल संसद ही बना सकती है, मूल अधिकारों को प्रभावी या लागू करने के लिए कानून बनाने की शक्ति किसको है? केवल संसद को है। जो राज्य के विधानमंडल है, जो स्टेट गवर्नमेंट है, उनको ये अधिकार नहीं है। तो ये हमारे अनुच्छेद 12 से 35 तक कंप्लीट होते हैं। अब हम देखते हैं कि भाई हमारा महत्व क्या है। हमने मौलिक अधिकार पढ़े तो हैं, लेकिन इनका महत्व क्या है? तो ये लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित करने के लिए जरूरी है, ठीक है। लोकतांत्रिक व्यवस्था क्या होती है? जहाँ पे लोगों का शासन होता है। लोगों का शासन कब होगा? जब लोगों के पास अधिकार होंगे। स्वतंत्रता के रक्षक है मौलिक अधिकार, आपकी स्वतंत्रता के रक्षक है, क्योंकि यदि आपके छीनते हैं मौलिक अधिकार तो आप न्यायपालिका जा सकते हो। विधि के शासन, धर्मनिरपेक्ष छवि देश की धर्मनिरपेक्ष, क्योंकि इसमें सभी धर्मों को ध्यान में रखते हुए काम किया गया। ऐसा नहीं किसी विशेष धर्म को, बल्कि यहाँ तक कि अल्पसंख्यक वर्गों को भी सुरक्षित रखने के लिए मौलिक अधिकार दिए गए हैं। कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा, कोई भी वर्ग है वो कमजोर वर्ग है, उनके हितों को भी ध्यान में रखते हुए जो अधिकार हैं वो दिए गए हैं। तो ये इनका बहुत ही ज़्यादा महत्व है। अब हम देखते हैं मौलिक अधिकारों से संबंधित हमारे कुछ वाद हैं, कुछ संवैधानिक संशोधन है जो मौलिक अधिकारों से संबंधित है और जो बार बार एग्जाम में वो पूछे जाते हैं। तो इसमें हमारे बिल्कुल शॉर्ट में मैंने ये लिखने का प्रयास किया है। सबसे पहले आता है शंकरी प्रसाद बनाम बिहार राज्य 1952। शंकरी प्रसाद बनाम बिहार राज्य में बात की गई कि भाई क्या संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है? तो इसमें बात की गई कि भाई हाँ कर सकती है, संसद मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है। इसमें आपको सिर्फ ये याद रखना है कि जो कौन सा केस है, कौन सी जो उनकी डेट है, एक तो ये है, उसकी जो सन है वो क्या है और उसमें क्या डिसीजन आया था।
तो शंकरी प्रसाद में डिसीजन आया था कि संशोधन कर सकती है। सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य, ये जो वाद है 1965 में, इसने भी पुनः पहले निर्णय को ही क्या किया, समर्थन किया कि भाई हाँ, संसद है वो मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है। उसके बाद जो फेमस वाद है हमारे, ये दोनों है। गोलकनाथ विवाद 1967, जिसमें इसने कहा पहली बार कि जो संसद है वो मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। और उसके बाद जो केशवानंद भारती केस आता है 1973 में, केशवानंद भारती केस में इन्होंने कहा कि संविधान में संशोधन, इसका जो फैसला था इन्होंने ये क्या किया, बदल दिया। इन्होंने कहा कि संसद क्या कर सकती है, संशोधन तो कर सकती है, लेकिन मूल ढांचा जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो उसका प्रभावित नहीं होना चाहिए। तो बार बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं गोलकनाथ और केशवानंद भारती। इसमें कहा संशोधन नहीं कर सकती, इसमें कहा संशोधन कर सकती है, लेकिन मूल ढांचा जो हमारे संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है वो प्रभावित नहीं होना चाहिए। उसके बाद मिनर्वा मिल्स वाद आता है 1980, इसमें 1973 के निर्णय को ही दोहराया। इन्होंने भी इसका समर्थन किया है, जो कि मिनर्वा मिल्स, एक तो आप इनकी सीरियल वाइज क्रम वाइज लगाना, आपको इनको याद रखना है कि किस तरीके से कौन सा वाद कब आया था और किस में क्या प्रावधान किए गए हैं। शंकरी प्रसाद में कहा संशोधन कर सकते हैं, सज्जन सिंह में भी कहा, गोलकनाथ में कहा नहीं कर सकते, केशवानंद भारती में मूल ढांचे से संबंधित, और मिनर्वा मिल्स में इसके निर्णय को दोहराया है। तो यहाँ पे हमारे मूल अधिकारों का चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। प्रज्ञानम क्लासेज को आप, जो चैनल है हमारा, उसको आप सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले जो हमारे वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिले, ताकि हम जो ये शॉर्ट में आपको नोट्स प्रोवाइड करवा रहे हैं इनका आपको पूरा फ़ायदा मिले। और जो हमारी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड यूजीसी नेट के लिए हमारा कंप्लीट कोर्स चल रहा है उसका भी आप फ़ायदा उठा पाएँ। तो आज का वीडियो यहीं तक है, धन्यवाद। आगे फिर